तो बड़े आराम से मैं एक चीज समझाता हूँ तुम्हें। भाई जो भी मैं इसमें समझाऊंगा ये टॉपिक उतना ही है, ठीक है जी। फालतू में इसमें कुछ भी नहीं समझाऊंगा, हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। क्वेश्चंस आप इसके करेंगे। क्वेश्चंस ऐसे नहीं करने हैं बिल्कुल ही ये अपने भरोसे। क्वेश्चंस के लिए आंसर वाली बुक रखनी है, उसमें देखना है कि आंसर कैसे किया जा रहा है। कुछ क्वेश्चन को याद करना है। क्वेश्चन पढ़ोगे तो थोड़ा तुम्हें लगेगा कि आता है, थोड़ा नहीं लगेगा। बुक से पढ़ के कंफर्म करना है, आंसर वाली बुक। भाई बचपन बचपन में 9th क्लास में मैंने ऐसा पढ़ा था कि जो सेल होती है उसमें एक न्यूक्लियस होती है, और न्यूक्लियस के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, क्रोमोसोम। अब आपने पढ़ा होगा क्रोमेटिन मटेरियल होता है, लेकिन वो सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम में बदल जाता है। जैसे भी आप समझना चाहें, मैं बता देता हूँ कि डायरेक्ट क्रोमोसोम होता है। तो क्रोमोसोम दो चीजों से मेनली बना होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। और ये दोनों इसमें मौजूद होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। जहां तक है, सही बोल रहा हूँ ना मैं? यही होते हैं ये या नहीं? किसे पता है बताओ? डीएनए आरएनए की पोजीशन सही लिखी है मैंने, ये बताओ। तो क्रोमोसोम दो चीजों से बना है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। उसके अंदर डीएनए आरएनए होते हैं, उसी को न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो बहुत आसान रखेंगे हम इसे। मैं आपको एक बेस तैयार करके दूंगा, किसी के कोई सर में दर्द नहीं होगा। बेस तैयार करके दूंगा, आप उसके इस्तेमाल से उसको रीड कर लेना थोड़ा बहुत। पहले डीएनए समझना। भाई डीएनए कैसे बनता है, डीएनए की स्ट्रक्चर समझनी है ना, फंक्शन नहीं हमें पढ़ना है डीएनए का, बायोलॉजी नहीं है। स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर समझनी है। भाई डीएनए में अगर आपको डीएनए मॉलिक्यूल बनाना है तो आप ऐसा कीजिए, ऐसे बनाइए जैसे कि फ्रक्टोज बनाते थे। डायरेक्ट ऐसे याद कीजिए कि भाई जैसे कोई मुझसे कह रहा है डीएनए समझाओ, तो उसके सामने ये सिंहासन सा बना देना है। फिर क्या करना है, ऊपर OH, हाँ ऐसे करना, यहां पर H नीचे और यहां भी H नीचे, अलग से याद रखना पड़ेगा इसे। और यहां H ऊपर अंदर, देख लो इसे एक बार। यहां लगाना OH, यहां OH, यहां OH, बाकी जगह OH है, बस यहां CH2OH है। एक बार मैं फिर दिखा देता हूं, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा जब तक मैं ना समझाऊं। जब मैं बात खत्म कर लूं तब बोलना है, ठीक? तो कैसे इसे याद करना होता है या क्या समझना होता है इसमें, देखो। सबसे पहले H नीचे, यहां H नीचे, यहां H ऊपर, यहां H ऊपर, फिर OH है बाकी जगह। बाकी जगह कौन सी है? ये वाली, ये वाली, ये वाली। यहां बस CH2OH है, और होता ही CH2OH है हर किसी में यहाँ। बस ये जो OH है ना, इसे हटा लेना लास्ट में, इसकी जगह H कर देना। ये शुगर है, ये एक टाइप की शुगर है। जैसे भाई ग्लूकोज भी एक शुगर है, फ्रक्टोज भी एक शुगर है, जैसा हमने पढ़ा है, वैसे ही ये भी एक टाइप की शुगर है। इसका नाम है बीटा D2, बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, ऐसे नाम याद किया इसका। डायरेक्ट कुछ सोचना नहीं है इससे, ऐसा कुछ सवाल नहीं आएगा। स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आएगा।
अगर आपने एनसीईआरटी रीड करके उसे समझ लिया तो उसी के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हर वर्ड को ध्यान रखना। अब क्या करना है, इसे पकड़ो शुगर को, ओ एक दो बार आप इसे वैसे बनाएंगे जैसे मैंने बोला है, उसके बाद वो आपको अपने आप बनाना आ जाएगा। आपको ध्यान आने लगेगा कि बाकी जगह तो OH है, यहां भी OH है, मगर यहां पर H है। अब यहां पर ना एक बेस प्रेजेंट होता है, उस बेस को जोड़ के भी नहीं दिखाना है, जस्ट ऐसे इतना काफी है कि यहाँ एक बेस प्रेजेंट है, यहाँ एक बेस प्रेजेंट होता है। अब ये जो बेस है इसमें वैरायटी होती है कि भाई ये बेस एडेनाइन भी हो सकता है, इनके नाम याद कर लो, स्ट्रक्चर भी याद नहीं करनी है जी इनकी। ये बेस गुआनिन नाम का एक बेस हो सकता है, ये साइटोसिन नाम का बेस हो सकता है, या ये थायमिन नाम का बेस हो सकता है। यानी बेस चेंज होता रहता है, डिपेंड किसी बात पे डिपेंड नहीं करता, ये प्रोबेबिलिटी की तरह चेंज होता है कि कभी आ जाएगा गुआनिन, कभी आ जाएगा एडेनिन, कभी साइटोसिन, कभी थायमिन। तो ये अलग अलग टाइप के बेस हैं। अब एक बार इस बारे में सोच लो 30 सेकेंड। अब सुनो, हाँ बताओ, ऊपर का दिख नहीं रहा, ये कह रही हो क्या? अभी हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है निखिल की ये किसकी स्ट्रक्चर है, अभी जस्ट हम कुछ समझा रहे हैं कि ये एक शुगर बनाना है, इसलिए तो रट्टा मार रहे हैं हम कि एक शुगर बनाना है, उस पर बेस लगाना है। अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि ये डे किसकी स्ट्रक्चर है, उस चीज पर ध्यान दो पहले कि बेस ये लगाने हैं, इसे याद करने की कोशिश करो। अब सुनो ध्यान से, अब फिर से इस बेस को पकड़ना, साथ साथ याद किया करो मेरे। जब मैं किसी चीज को समझाता हूँ ना तो वो आसान करने के लिए मेरे को बहुत पहले से पता होता है क्या करना है, उसमें उसे तुम कॉपी कर लो, चाहे अपना मेथड इस्तेमाल करो, लेकिन एक बार मेरे तरीके से समझ लो। ये मैंने एक बार इसे और बनाया है, ये पहला कार्बन है, इस पे लिख भी लेते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब इस जगह पर ना ये OH हटाकर O T डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, ये फॉस्फोरिक एसिड है, ये लगाना है। इतने हिस्से को बोलना है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें आएंगी, शुगर और बेस, और इसे बोलना है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में दो चीजें, अरे क्या कर रहे हो भैया, बेस आएगा शुगर आएगा, अबे भाई क्या कर रहे हो, बंद कर दो इसे। न्यूक्लियोटाइड में बेस आएगा, शुगर आएगा, फॉस्फोरिक एसिड। ये बताओ ऐसे कर लोगे याद, पहले शुरुआत में इतना तो बताओ। समझ रहे हो ना क्या याद करना है, ऐसे याद करना है। एक बार मैं और बना दूं, शुरू से कर दूं मैं इसे, है ना, मेरे साथ साथ याद करना, स्क्रीनशॉट लो इसका।
तो जब भी मुझे डीएनए समझना होगा और बहुत आसान बनाना है कहने का मतलब, तो मैं तुम्हें इसे इजी बना के दे रहा हूं। आप इसकी रीडिंग कर लेना, कुछ छूटेगा छूटा नहीं हुआ नहीं होगा, रीडिंग कर लेना, क्या कहने का मतलब है उसमें से देख लेना कि क्या क्या मैंने समझाया था। सबसे पहले एक चीज बनानी है, उसको शुगर बोलना है। एक बारी में एक ही काम करना है कि पहले इसको समझ, ये कह देना है कि ये शुगर है। एच एच एच, यहां लिखना है ओ एच ओ एच ओ एच, यहां CH2OH। इतनी देर लगानी है ना। अगर याद ना हुआ तो एक बारी से याद कर लेते, क्योंकि ये याद करने से तो वैसे ही याद हो जाएगा। देखो एच कहाँ लगाने हैं, देखो तुम्हें याद होगा एच कहाँ लगाने हैं। सबसे पहले एच के बारे में सोच लो, एच कहाँ लगाना है? एच कहाँ लगाना है, देखो ये यहाँ, यहाँ एक एच ऊपर, एक एच ऊपर, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH। तो ये है एक शुगर। इस हिस्से को H कर देना, बीटा D2। इस शुगर का नाम याद कर लेना, याद कर लो नाम, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज। भाई डीऑक्सीराइबो होता है ना, बस न्यूक्लिक एसिड नहीं बोलना है, बीटा डी लगा देना है, 2 को भाड़ में जाने दो। बीटा डी डीऑक्सीराइबोज, बीटा डी डीऑक्सीराइबोज। अब इसे पकड़ना है ऐसे प्यार से, छोटा बनाऊंगा मैं थोड़ा इसे, पिछली बार ही आया नहीं था इसलिए मैंने मिटा दिया और तुम्हें याद कराने का बहाना मार दिया। एच HOH, CH2OH, ये बनाया। अब अगर आप यहाँ पर बेस जोड़ दें, बेस कैसे जोड़ना है जी? कैसे भी नहीं जोड़ना है, आप इस चीजों को बढ़ा क्यों रहे हैं, बस ऐसे बेस बोलना है, बस ये याद रखना है। लेकिन बेस कौन कौन सा, ये प्रोबेबिलिटी है कि भाई बेस एडेनाइन भी हो सकता है, ये कोई नहीं बता सकता है कि बेस कौन सा होगा। गुआनिन भी हो सकता है, थायमिन भी होता है, और साइटोसिन भी हो सकता है। इन चारों में से कोई भी बेस हो सकता है। अब ये हो गया न्यूक्लियोसाइड, यानी आपसे पूछेगा न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, अरे इसे शुगर मोइटी बोलते हैं। शुगर मोइटी के साथ बेस हो तो वो न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। अब इसमें फॉस्फोरिक एसिड और जोड़ दो। अब देखना फॉस्फोरिक एसिड कैसे जोड़ना है, अगर मेरे साथ साथ भी याद करोगे ना तो काफी प्रॉब्लम हल हो जाएंगी। लेकिन तुम मुझे कहाँ सीरियस ले रहे हो, तुम पे अपना एक एजेंडा होता है बात समझने का। आएगा तुम्हें एक छोटी सी भी चीज नहीं, और दिमाग में रहेगी पता नहीं क्या क्या, और छोटी चीज पर काम नहीं करेंगे। अब अगर आप फॉस्फोरिक एसिड आपसे याद नहीं हो रहा है तो जी इसमें क्या है, पी के साथ 4 ऑक्सीजन लिखनी है, OH हटा देना है। OH हटाने के बाद पी के साथ 4 ऑक्सीजन, जो सिंगल बॉन्ड से है उन पे माइनस है, एक डबल बॉन्ड से रखनी है। इसे कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। अब सुनना, अब दोबारा बनाना है न्यूक्लियोटाइड। O H नीचे है, OH ऊपर है, यहाँ तो बेस आ गया है। हाँ शुरू से करेंगे ना हम, H ऊपर, H ऊपर, नीचे। OH हटा के बेस लगा दो, और यहां पर ये हटाया, O T डबल बॉन्ड O O, ये 5वां कार्बन है। 1 2 3, थर्ड पे नजर रखना, थर्ड पे नजर बनाए रखना है ना, थर्ड पे। अब ऐसा ही एक नीचे बनाना है, इधर थोड़ा इधर, इधर लिख दूं मैं इसे ऐसे। हाँ ऐसा ही एक नीचे बनाना है। याद रखना कि इसका जो कोना है ये थर्ड के ठीक नीचे कर देना।
यहाँ बेस H और H। और कमाल की बात यह है कि मैं आपको दूसरी एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगा बेस, इसमें ये भी चक्कर नहीं होता है ये लिखने का, भी बताऊंगा मैं। हाँ अब देखना, इसे कॉपी करना है, ये H CH2 O सिंगल बॉन्ड O T सिंगल बॉन्ड O एक ऊपर, भाई यही बना रहा हूं मैं और कुछ नहीं, डबल बॉन्ड O। इन दोनों को जोड़ देना है और ये OH हटा देना है। दोबारा देखो, ये जो ऊपर ऑक्सीजन है इन दोनों को जोड़ देना है और ये OH हटा देना है। ऐसे सीधा होना चाहिए ये बॉन्ड, ऐसे। देखना एक बार ध्यान से, 30 सेकंड तक देखना। अभी माइनस भी हटा दो। इसे कहते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड। अब ये हम एक थ्रेड बना रहे हैं। थ्रेड कैसा? शुगर, इससे स्टार्ट कर लो, शुगर बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट। अब ये जुड़ा होगा, इसे मिटाता हूं मैं, चलो स्क्रीनशॉट लो। रोज रोज तो अब हम एक चेन बना रहे हैं, ध्यान देना उस बात पर मेरी। अब एक और लिख लो, वैसे तो डाई तक ठीक रहता है, बस डाई न्यूक्लियोटाइड। एक और बना लो, ये हिस्सा इसके नीचे होना चाहिए। बेस लगाया, H H और H, H और OH, फिर यहाँ CH2OH, OH हटाया, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ऐसे बोलना, ये फॉस्फेट होता है ना, PO4 3 माइनस, डबल बॉन्ड हो, फॉस्फेट आयन। अब इन्हें जोड़ दो, तीसरे को जोड़ना है ना, तीसरे को जोड़ना है, यहाँ भी तो ऐसे किया था, तीसरे को जोड़ा हुआ था, इसे हटाओ। अब इसका सीक्वेंस देखो, ऐसे बोलना है, बेस शुगर, बेस को ऊपर कर लो, साइड में कर लो, बेस शुगर फॉस्फेट। फिर से मैं उंगली रखूंगा, देखना, बेस शुगर फॉस्फेट, फॉस्फेट से जुड़ा है बेस, बेस शुगर फॉस्फेट, फॉस्फेट से जुड़ा है शुगर, शुगर से साइड में निकाल देना बेस। उंगली देखना मेरी, बेस शुगर फॉस्फेट, शुगर बेस साइड में, शुगर से फिर फॉस्फेट, फॉस्फेट से शुगर, शुगर से फिर बेस, शुगर से फिर फॉस्फेट। ये एक पॉलीमर है, इसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे आपस में जुड़े हो। तो जो आप थ्रेड देखते हैं ना, ऐसा ज्यादा अच्छा नहीं बना रहा मैं, इतना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इनमें टॉपिक में। ये जो आप थ्रेड देखते हैं, पहले सिंगल थ्रेड को देखो, सिंगल स्ट्रैंड। तो ये थ्रेड जो है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही तो है, बेस शुगर फॉस्फेट, शुगर बेस साइड में, बेस साइड में निकले रहते हैं, ध्यान रखना,
बेस साइड में, ये शुगर, आप ये तो भाई साइड में जुड़ा कौन है, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, बेस साइड में होते हैं। जैसे साइड में लिख लो ए एडेनाइन, मान लो अगले वाले में थाइमिन है, फिर मान लो एडेनाइन है। भाई ये तो प्रोबेबिलिटी है, पता नहीं कितने तरीके से रिपीट होगा ये। भाई जैसे ये है ना, अब यहाँ पर आपके पास 4 बेस हैं, अब यहाँ पर कोई दूसरा बेस है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, अगले में बेस कुछ और है, फिर उससे अगले में कुछ और है। भाई 4 है, रिपीट होते रहते हैं, कभी 2-2 एक साथ रिपीट होते रहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जब मैं बोल दूं बेस में, तो बेस को तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से लगाना है कि कोई सा भी लगा सकते हैं। तो हम कौन सा लगाना नहीं है, बस समझना है कि बेस चेंज होता है क्या, हाँ किसी भी पैटर्न में चेंज होता रहता है। जी सी ऐसे ही चेंज होता रहेगा। तो ये तो सिंगल स्ट्रैंड जो है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये स्ट्रैंड। अब ये डबल स्ट्रैंड है। अब ये दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े होते हैं। ये है एडेनिन और ये है थाइमिन। देखते रहना, पहले ऐसे लिख लो, देखो पढ़ा होगा तुमने पक्का। एडेनिन जुड़ता है थाइमिन से और साइटोसिन जुड़ता है गुआनिन से। 4 बेस हैं, मतलब इन्हें आपस में नहीं जोड़ना है। मतलब इस स्ट्रैंड में जो बेस है ए, वो जुड़ा है टी थाइमिन से, और अगर यहाँ पर थाइमिन है तो वो ए से जुड़ा होगा दूसरे वाले। अगर यहाँ साइटोसिन है तो वो जी से जुड़ा होगा। अगर यहाँ गुआनिन है तो वो सी से जुड़ा होगा। अगर यहाँ फिर से सी है तो वो जी से जुड़ा होगा। अगर यहाँ टी है तो वो ए से जुड़ा होगा। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये डीएनए है, और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है डीएनए की। 2 स्ट्रक्चर पढ़नी है आपको बस, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है, ये प्राइमरी है। तो आपको क्या बताना होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? भाई आपको ये लाइन समझनी है। देखो, जब कोई मुझसे कहता है कि डीएनए की प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, तो हम ये कहेंगे डीएनए की प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम ये पढ़ते हैं कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो किस चीज से बना है। किस चीज से बना है मतलब हमने ये समझा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड में बेस होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट। तो ये जो हमने समझा है ना कि इसके अंदर क्या होता है, तो ये हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे थे। फिर ये प्राइमरी तैयार हो गई। अब ये 2 प्राइमरी स्ट्रक्चर आपस में कैसे जुड़ी हैं, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो ये है डीएनए। आगे समझ में क्या नहीं, ये बताओ। हाँ तो मैं जैसे ही बोलूं क्या याद कर लो। अभी मैंने तुम्हारे लिए इतना आसान कर दिया है कि पहले इस पे काम करा होगा, थोड़ी बहुत चीजें पढ़ लेना इसमें, अगर मान लो मेरे को कोई एक आधा वर्ड ध्यान ना रहा हो। अब सुनो एक बात और। अब आरएनए क्या है, स्क्रीनशॉट लो इसका, 5 मिनट में समझ में आ जाएगा आरएनए। तो ये तो डीएनए है। अगर यहाँ आरएनए लिखा हो तो कुछ खास चेंज नहीं आएगा। और दूसरी बात, कोई बहुत डीपली कोई बात समझ में नहीं आएगी, मतलब ऐसा कुछ नहीं समझना है। एक छोटी सी बात समझ, जो मैं डिफरेंस बताऊं वो आपके लिए है। अगर ये आरएनए है तो पहली बात तो इसमें जो बेस है थायमिन वो होगा ही नहीं। जैसे आरएनए है तो मैं क्या चेंज करूंगा, सबसे पहले मैं बेस चेंज करूंगा। बेस एडेनिन रहेगा, गुआनिन भी रहेगा। यानी आपको अगर आप आरएनए में छानेंगे तो कोई बेस आपको एडेनिन मिलेगा, कोई गुआनिन मिलेगा, कोई हो सकता है एडेनिन मिले, साइटोसिन मिलेगा, मगर थायमिन नहीं मिलेगा। थायमिन की जगह यूरेसिल पढ़ा हुआ है, आपने 100% बता रहा हूं मैं, कम से कम 90% बच्चों को याद होगा ये पहले से कि थायमिन की जगह आरएनए में यूरेसिल आ जाएगा। तो मतलब अगर आप इसे खोल दें, इसे पानी में डाल के तोड़ दें, तो डीएनए और आरएनए में क्या अंतर नजर आएगा? भाई मैं सेकेंडरी में नहीं बता रहा हूं, प्राइमरी स्ट्रक्चर में अंतर बता रहा हूं। प्राइमरी में क्या अंतर नजर आएगा?
पहली बात तो जो ये H था ना, ये H नहीं रहेगा, ये OH हो जाएगा, और इसका नाम रहेगा, शुगर का नाम बदल जाएगा बीटा डी राइबोज। उसका नाम क्या था? बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज। बस यही अंतर है इसमें OH का। यहाँ H लगा हुआ था ना ऊपर नीचे, इसमें OH रहेगा। बेस जब इसे खोल देंगे, पानी में डाल देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे इसका, मतलब पानी से इसे तोड़ देंगे, तो जो आपको बेस मिलेंगे वो ये, लेकिन थायमिन कभी नहीं मिलेगा, बल्कि आपको एक नया बेस मिल रहा होगा, यूरेसिल। और ये है आरएनए की प्राइमरी स्ट्रक्चर, बाकी सब सेम है। आरएनए में इतना अंतर है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती है आरएनए में। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड ही बनाता है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार नेचुरली ये ऐसे पाया जाता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड। कभी कभार ऐसा होता है कि ये खुद ही कॉइल्ड होकर, इसमें दो स्ट्रैंड नहीं होते, ये खुद ही कॉइल्ड होकर डबल हेलिक्स में बदल जाता है। दो स्ट्रैंड नहीं, एक ही है वो, एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड खुद ऐसे मुड़ जाता है समटाइम। अब एक चीज और देखना, डीएनए में ना एडेनिन और थायमिन आपस में जुड़े हुए मिलते हैं, यही पढ़ा ना तुमने। इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है, इसमें ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि ए टी से जुड़ेगा। यहाँ पे जब दूसरा स्ट्रैंड जुड़ेगा ही नहीं तो वो चीज ही नहीं है, वो यहाँ नहीं खोजनी है। जैसे डीएनए में ए टी से जुड़ा होता है, तो मतलब डीएनए में जितने ए होते हैं उतने ही टी होते हैं, और जितने सी होंगे उतने ही जी होंगे। ये भी याद रखना, इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब आपको इसके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद कर लीजिएगा। डीएनए में जितने साइटोसिन होंगे उतने ग्वानिन होंगे, जितने एडेनिन होंगे जितने उतने ही थायमिन होंगे, क्योंकि ये आपस में जुड़े रहते हैं। अब एक चीज तो बताओ, जब दो चीज आपस में जुड़ी रहती हैं, एडेनिन मतलब डीएनए में एडेनिन अकेला नहीं रहता है, थायमिन से जुड़ा रहता है, तो जितने थायमिन है उतने एडेनिन है। सेम सी और जी है। आरएनए में ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि एडेनिन और ग्वानिन बराबर हैं, क्योंकि इसमें एडेनिन और थायमिन बराबर हैं, क्योंकि इसमें वो आपस में ऐसे जुड़े नहीं है, जोड़े के रूप में नहीं है। जोड़े के रूप में होंगे, अगर मैं 40 जोड़े ले लूंगा शादी वाले, तो उसमें 40 लड़के निकलेंगे, 40 लड़कियां, क्योंकि जोड़े हैं ना वो, तो ये जोड़े में रहते हैं, तो ये बराबर निकलेंगे, ये बराबर। इसमें ये जोड़े ही नहीं है एडेनिन थायमिन ऐसे, तो इसमें ये इक्वल नहीं मिलेंगे आपको। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो ये है दी और तूफान की कहानी। देखो, इतने रिलैक्स मोड में मैंने समझा दिया, आपको भी इतने ही रिलैक्स मोड में इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। चलो, बोल साचे दरबार की जय। कल पढ़ेंगे हम वो पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक चैप्टर कठिन है, ऐसे नहीं समझाऊंगा मैं उसे, बहुत मेहनत लगेगी उसमें, संघर्ष है वो एक। तो मेरे साथ साथ होमवर्क करना है, जो जो मैं दूंगा बढ़िया होमवर्क दूंगा, करके जरूर लाना है। हाँ जी।